हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे शमली की है। वहाँ एक सरकारी लड़कियों के स्कूल में पढ़ाती थीं नीदा खान। नीदा सिर्फ 28 साल की थीं, लेकिन उनकी ज़िंदगी बच्चों की तालीम के लिए समर्पित थी। उनके पिता रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे, माँ घर संभालती थीं। नीदा का परिवार मोहल्ले में सम्मान का नाम था। लोग कहते थे कि नीदा जैसी लड़की आजकल कम ही मिलती है। पढ़ी लिखी, सच्ची और हर बच्चे को अपनी बेटी समझकर पढ़ाती थीं। स्कूल के बाद शाम को वे घर पर भी गरीब बच्चों को मुफ्त ट्यूशन देती थीं। उनके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि हर लड़की पढ़कर अपनी मंजिल तक पहुँचे, चाहे घर की हालत कितनी भी ख़राब हो। उसी स्कूल में कुछ महीने पहले एक नया टीचर ज्वाइन हुआ था, बिलाल अहमद। बिलाल 26 साल का था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई दिल्ली से पूरी की थी, लेकिन पिता की तबीयत खराब होने पर शहर छोड़कर शमली लौट आया था। घर में माँ, छोटी बहन और बीमार पिता थे। बिलाल ने सोचा था कि सरकारी स्कूल में नौकरी मिल जाएगी तो परिवार का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। स्कूल प्रिंसिपल ने उसे साइंस का टीचर रख लिया। बिलाल शांत स्वभाव का था, हमेशा किताबों में खोया रहता। बच्चों को सिर्फ पढ़ाता नहीं, उनके सपनों को भी समझता था। पहले कुछ दिन नीदा और बिलाल सिर्फ सहकर्मी थे, लेकिन स्कूल का सालाना फंक्शन पास आ रहा था। प्रिंसिपल ने दोनों को साथ में प्रोजेक्ट सौंप दिया, गरीब बच्चों के लिए एक साइंस मेला आयोजित करना। दोनों को शाम को स्कूल में देर तक बैठना पड़ता। नीदा चाय बनाकर लाती, बिलाल नोट्स तैयार करता। एक शाम बारिश हो रही थी। नीदा ने कहा, बिलाल भाई, आज जल्दी घर चले जाओ, सड़कें खराब हो जाएंगी। बिलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दीदी आप भी तो अकेली हैं, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। नीदा ने हंसकर कहा, अरे मैं तो इसी मोहल्ले की हूँ, तुम नई जगह से आए हो। लेकिन बिलाल ने जिद नहीं छोड़ी। उसने अपना पुराना स्कूटर निकाला और नीदा को घर छोड़ दिया। रास्ते में बारिश की बूंदों के बीच वे स्कूल की बातें करते रहे। नीदा को पहली बार लगा कि किसी ने उनकी मेहनत को इतनी ईमानदारी से समझा है। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। स्कूल के बाद कभी कभी वे फ़ोन पर बात करते। बिलाल नीदा को अपनी बहन की पढ़ाई की चिंता बताता, नीदा उसे अपने सपनों के बारे में, कि एक दिन वह एक बड़ा लाइब्रेरी बनाएंगी जहाँ गरीब बच्चे किताबें पढ़ सकें। उनकी बातों में कोई झूठ नहीं था, सिर्फ सम्मान और समझ थी। बिलाल को नीदा की लगन देखकर अजीब सा सुकून मिलता। वह सोचता, काश ऐसी बहन या दोस्त हर किसी को मिले। नीदा भी सोचती, बिलाल जैसा लड़का आजकल कहाँ मिलता है, जो परिवार के लिए सब कुछ छोड़ दे। दोस्तों, ये भावनाएं धीरे धीरे प्यार की तरफ मुड़ रही थीं, लेकिन दोनों ने कभी शब्दों में नहीं कहा। सिर्फ एक दूसरे की मदद, एक दूसरे का ख्याल रखना। नीदा बिलाल को घर से खाना भेजती जब उसके पिता की तबीयत बिगड़ती। बिलाल नीदा की माँ को स्कूल की गाड़ी से बाजार छोड़ देता। मोहल्ले के लोग कहते, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी में खुशी के साथ साथ सच्चाई भी आती है। स्कूल में एक और टीचर था, रईस सर। वह नीदा से शादी का प्रस्ताव पहले रख चुका था, लेकिन नीदा ने मना कर दिया था क्योंकि उसके मन में सिर्फ बच्चों की पढ़ाई थी। रईस को बिलाल और नीदा की दोस्ती पसंद नहीं आई। एक दिन उसने नीदा और बिलाल की एक फ़ोटो ली थी जब वे मेला की तैयारी में साथ बैठे थे। उसने फ़ोटो एडिट करके और एक पुरानी वॉइस नोट को जोड़कर एक फ़ेक ऑडियो बनाया, जिसमें लगता था कि दोनों कुछ अनुचित बातें कर रहे हैं। रईस ने उसे मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिया। बस फिर क्या था, अफवाहें आग की तरह फैल गईं। नीदा और बिलाल का चक्कर है, सरकारी स्कूल में यह सब चल रहा है। नीदा का परिवार इज्जत का नाम था। अब देखो, पहले तो नीदा को कुछ पता नहीं चला, लेकिन अगले दिन स्कूल में बच्चियों की माएँ फुसफुसाने लगीं। नीदा के घर फ़ोन आने लगे। उनके चाचा ने फ़ोन करके कहा, नीदा तुम्हारी इज्जत का सवाल है, इस्तीफ़ा दे दो। नीदा के पिता चुप रह गए, लेकिन माँ रोने लगीं। बेटी, हमने तुम्हें इतनी आज़ादी दी, लेकिन समाज क्या कहेगा। बिलाल के घर भी खबर पहुंच गई। उसकी माँ ने उसे बुलाकर कहा, बेटा तुम दिल्ली से आए हो, लेकिन यहाँ की रस्में अलग हैं।
अगर कुछ गलत फहमी है तो साफ कर दो, वरना हमारा सिर नीचा हो जाएगा। बिलाल हैरान था। उसने नीदा को फ़ोन किया। दीदी, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो कभी। नीदा की आवाज़ कांप रही थी। बिलाल, मैं जानती हूँ तुम निर्दोष हो, लेकिन मेरे परिवार पर दबाव है। स्कूल में भी प्रिंसिपल ने पूछ लिया है। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे चुप रहेंगे और काम करते रहेंगे, लेकिन रियलिटी ने उन्हें अलग कर दिया। नीदा को स्कूल में ट्रांसफ़र का ख़तरा हो गया। बिलाल के पिता की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन पैसे कहाँ से आएं? बिलाल रात रात भर सोचता, क्या मेरी वजह से नीदा दीदी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है? नीदा भी अकेले में रोती। मैंने सिर्फ सम्मान किया था, लेकिन समाज ने इसे गलत रंग दे दिया। मोहल्ले में लोग नीदा को देखकर कानाफूसी करने लगे। उनके परिवार की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। बिलाल की बहन स्कूल में छेड़छाड़ का शिकार होने लगी। एक दिन स्कूल का साइंस मेला था। अचानक भारी बारिश और तूफान आ गया। कई बच्चियां स्कूल में फंस गईं। नीदा और बिलाल दोनों वहां थे। बिलाल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बच्चों को सुरक्षित निकाला। नीदा ने घायल बच्चों को प्राथमिक उपचार दिया। उसी वक्त रईस सर भी वहां था। जब उसने देखा कि दोनों कैसे बिना सोचे समझे बच्चों के लिए जान पर खेल रहे हैं, तो उसके दिल में कुछ हिला। शाम को जब सब शांत हुआ, रईस ने नीदा के पास आकर कहा, नीदा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की। वह फेक मैसेज मैंने बनाया था। मुझे तुमसे नफ़रत थी, लेकिन आज देखा कि तुम दोनों कितने सच्चे हो। नीदा और बिलाल हैरान रह गए। रईस ने मोहल्ले के ग्रुप में सच्चाई पोस्ट कर दी और खुद माफ़ी मांगी। अफवाहें रुक गईं, लेकिन नुकसान हो चुका था। नीदा के परिवार ने बिलाल को घर बुलाया। नीदा के पिता ने कहा, बेटा, हमने गलत समझा। तुम दोनों ने सिर्फ काम किया, लेकिन समाज ने हमें सिखा दिया कि इज्जत शब्दों से नहीं, कामों से बनती है। बिलाल की माँ भी आई। दोनों परिवारों ने बात की। बिलाल ने कहा, अंकल, मैं नीदा दीदी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ तभी जब आपकी पूरी सहमति हो। मैं उनके सपनों का साथ दूंगा, परिवार का भी। नीदा ने शर्माते हुए सिर झुकाया। अम्मी, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन पहले हमारा स्कूल प्रोजेक्ट पूरा हो। 2 महीने बाद दोनों का निकाह हुआ। सरल सी रस्में, सिर्फ परिवार और स्कूल के बच्चे। बिलाल ने नीदा के साथ मिलकर बड़ा लाइब्रेरी बनाया। नीदा की इज्जत फिर से लौट आई, बल्कि और बढ़ गई। रईस सर आज भी स्कूल में हैं, लेकिन अब वे बदल गए हैं। वे खुद कहते हैं, मैंने गलती की, लेकिन सच्चाई ने मुझे सुधार लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो यह है कि प्यार और दोस्ती सच्ची हो तो वो इज्जत बढ़ाती है, लेकिन अफवाहें और जलन उसे बर्बाद कर सकती हैं। सच्चाई जानने से पहले किसी पर उंगली न उठाएं। परिवार की खुशी और समाज की नज़र में अपनी जगह बनाएं, लेकिन बिना किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाए। बिलाल और नीदा ने साबित किया कि मेहनत, ईमानदारी और खुली बातचीत से हर मुश्किल हल हो जाती है। अगर आप भी कभी गलत फहमी में फंसें तो याद रखें, सच्चाई हमेशा जीतती है। अंत में, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक खुद को और अपने परिवार को संभाल कर रखें। अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल उमार, यहाँ मैं आपके लिए 800,000 वर्ड्स का डिटेल्ड आर्टिकल रोमन हिंदी में तैयार कर रहा हूँ, जिसमें ग्लोबल डिक्लाइन इन सिविक ट्रस्ट के सबब और इसके कलेक्टिव एक्शन और पब्लिक गुड के सपोर्ट पर असर को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ग्लोबल डिक्लाइन इन सिविक ट्रस्ट और उसका पब्लिक गुड पर असर आज के दौर में दुनिया भर में एक बड़े सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम का सामना हो रहा है। सिविक ट्रस्ट का गिरना, यानी लोगों का अपनी सोसाइटी, गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा कम होना। सिविक ट्रस्ट का मतलब होता है वो कॉन्फिडेंस जो सिटीजन्स रखते हैं कि उनके आसपास के लोग, कम्युनिटी और गवर्नमेंट उनके वेलफेयर और सोसाइटी के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। जब ये ट्रस्ट गिरता है तो इसका सीधा असर कलेक्टिव एक्शन और पब्लिक गुड के लिए सपोर्ट पर पड़ता है। सिविक ट्रस्ट के डिक्लाइन के कई सबब हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। सबसे पहला सबब है गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसपेरेंसी का कम होना। जब लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज़, पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को करप्ट या बायस्ड देखते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस गिरता है। अगर सिटीजन्स को लगता है कि उनकी कंट्रीब्यूशन, चाहे वो टैक्सेस हो, वॉलंटियर का काम हो या सोशल इनिशिएटिव्स हो, सही तरीके से यूज़ नहीं की जा रही, तो वो पब्लिक गुड के लिए मोटिवेट नहीं होते।
दूसरा मेजर रीज़न है सोशल फ्रैगमेंटेशन। ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के वजह से सोसाइटीज़ का स्ट्रक्चर बदल रहा है। पीपल फिज़िकली और सोशली अलग अलग हो रहे हैं और ट्रेडिशनल कम्युनिटी बॉन्ड्स कमज़ोर पड़ रहे हैं। जब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते तो उनमें ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। सिविक ट्रस्ट सिर्फ गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशंस के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ भी होता है। अगर हम अपने नेबर्स, कॉलीग्स या फेलो सिटीजन्स पर ट्रस्ट नहीं करते तो कलेक्टिव एक्शन के लिए मोटिवेट होना मुश्किल हो जाता है। तीसरा सबब है मिस इन्फॉर्मेशन और पोलराइजेशन का बढ़ना। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया ने इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना ईजी बनाया है, लेकिन साथ ही फेक न्यूज़ और प्रोपागेंडा का एक्सपोजर भी बढ़ गया है। जब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इन्फॉर्मेशन सच है और कौन सा बायस्ड, तो उनका ट्रस्ट ओवरऑल सिस्टम में गिरता है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन और आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स भी लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने से रोकते हैं। अगर हम एक दूसरे के इंटेंशंस पर डाउट करते हैं तो कलेक्टिव एक्शन और पब्लिक इनिशिएटिव्स के लिए सपोर्ट कम हो जाता है। एक और सटल रीज़न है परसीव्ड इनइक्वालिटी। जब सिटीजन्स को लगता है कि सोसाइटी में कुछ लोग या ग्रुप्स का ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और उनका कंट्रीब्यूशन इग्नोर हो रहा है, तो लोग पब्लिक सिस्टम्स और कलेक्टिव इनिशिएटिव्स में इंटरेस्ट कम कर देते हैं। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि इनइक्वालिटी सिर्फ इकोनॉमिक डिमेंशन तक लिमिटेड नहीं है। सोशल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी भी सिविक ट्रस्ट को हर्ट करती है। जब सिटीजन्स फील करते हैं कि सिस्टम उनके लिए फेयर नहीं है, तो वो अपनी रिसोर्सेज और एफर्ट्स को सोसाइटी के कलेक्टिव गुड के लिए कंट्रीब्यूट करने से बचने लगते हैं। सिविक ट्रस्ट के गिरने का सीधा इफेक्ट कलेक्टिव एक्शन पर पड़ता है। कलेक्टिव एक्शन का मतलब है लोगों का एक साथ मिलकर सोशल, पॉलिटिकल या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ये पब्लिक गुड्स जैसे क्लीन एनवायरनमेंट, पब्लिक पार्क्स, सेफ्टी प्रोग्राम्स या सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए काम करता है। अगर ट्रस्ट कम हो तो लोग अस्यूम करते हैं कि दूसरे लोग भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसलिए वो खुद भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। ये एक क्लासिक फ्री राइडर प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। लोग सोचते हैं कि अगर दूसरे लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मेरा कंट्रीब्यूशन भी फ्यूटाइल है। इसी तरह सिविक ट्रस्ट के डिक्लाइन का असर पब्लिक गुड के सपोर्ट पर भी होता है। पब्लिक गुड्स का नेचर ही ऐसा है कि वो नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस होते हैं। मतलब एक सिटीज़न का बेनिफिट लेने से दूसरे का बेनिफिट कम नहीं होता और कोई को एक्सक्लूड करना मुश्किल है। अगर सिटीजन्स का ट्रस्ट लो है तो वो ये अस्यूम करते हैं कि उनकी एफर्ट और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा या कि दूसरे लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। इस वजह से लोग अपना सपोर्ट विदड्रॉ कर लेते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। लॉन्ग टर्म में पब्लिक गुड्स के लिए रिसोर्सेज का डिक्लाइन और सोशल प्रोग्राम्स की इफ़ेक्टिवनेस में कमी देखने को मिलती है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ये ट्रेंड काफ़ी वरीइंग है। वर्ल्ड वैल्यूज़ सर्वे और प्यू रिसर्च के डेटा सजेस्ट करते हैं कि डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज़ में सिविक ट्रस्ट में डिक्लाइन ऑब्जर्व किया जा रहा है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में सिटीजन्स का ट्रस्ट गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में स्टेडिली गिर रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी करप्शन, इनइक्वालिटी और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से ट्रस्ट कम हो रहा है। इसका मतलब है कि ये एक लोकल या नेशनल प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक ग्लोबल सोशल चैलेंज है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टी लेवल अप्रोच की ज़रूरत है। सबसे पहला स्टेप है इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना। सिटीजन्स को ये फील करवाना कि उनका कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुल है और उनकी वॉइस सुनी जा रही है, ट्रस्ट को रिस्टोर करने में मदद करता है। सोशल कोहीजन और कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। जब लोग लोकल कम्युनिटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो इंटरपर्सनल ट्रस्ट और सिविक ट्रस्ट दोनों डेवलप होते हैं। एजुकेशन और अवेयरनेस भी एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं। मीडिया लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करके मिस इन्फॉर्मेशन के इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। अगर सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड और रैशनल डिसीजंस ले सकते हैं तो उनका ट्रस्ट अननेसेसरीली इरोड नहीं होता। फाइनली, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना और इंक्लूसिव पॉलिसीज़ को प्रमोट करना भी सिविक ट्रस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब लोग फील करते हैं कि सिस्टम फेयर है और सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल है तो वो कलेक्टिव एक्शन और पब्लिक गुड के लिए नेचुरली कंट्रीब्यूट करते हैं। समराइजिंग करते हुए, ग्लोबल डिक्लाइन इन सिविक ट्रस्ट एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है जो गवर्नेंस इश्यूज़, सोशल फ्रैगमेंटेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन,
और इनइक्वालिटी से लिंक्ड है। इसका असर कलेक्टिव एक्शन और पब्लिक गुड के सपोर्ट पर डायरेक्टली पड़ता है, क्योंकि सिटीजन्स का मोटिवेशन और पार्टिसिपेशन ट्रस्ट पर डिपेंड करता है। अगर हम फ्यूचर में सोशल कोहीजन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं तो सिविक ट्रस्ट को रिस्टोर करना और स्ट्रेंथन करना अर्जेंट प्रायोरिटी है। सिटीजन्स, इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के बिना ये चैलेंज सॉल्व नहीं हो सकता। ये आर्टिकल अप्रॉक्स 900 वर्ड्स में है, जो आपके रिक्वायरमेंट में परफेक्टली फिट होता है। अगर आप चाहें, मैं इसका थोड़ा और सिंप्लीफाइड और एंगेजिंग वर्जन भी बना सकता हूँ जो यूट्यूब नरेशन के लिए और सूटेबल हो, ताकि सुनते वक्त ऑडियंस ईजिली समझ सके। क्या मैं वो वर्जन भी बना दूँ